हेलो स्टूडेंट। आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हूँ जो कि अभी हाल में बहुत चर्चा में भी रहा है। और ये जितने भी आपके गवर्नमेंट के थ्रू कोई एक्ट पास किए जाते हैं या लॉ पास किए जाते हैं तो उससे रिलेटेड हमें कई बार उसमें कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी या पीसीएस जैसी परीक्षाएं में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट वाइज वो क्वेश्चन दे देता है, 3 से 4 स्टेटमेंट देता है। उसमें पूछता है, जैसे आज का टॉपिक में है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो कि अभी 20 जुलाई 2020 को पारित किया गया है या इसको मंजूरी दी गई है। तो इसको लागू किया गया है 20 जुलाई 2020 को। हाँ, ये 2019 का। तो इस संबंधित कुछ स्टेटमेंट देगा और उसमें से वो पूछ सकता है कि इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कौन सी बात नहीं थी या कौन सा फैक्ट इसमें शामिल नहीं था या कौन कौन सी थी। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में हम ज़्यादातर पढ़ नहीं पाते, हम लोग बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड मेन चीज़ें इसमें डाल दी हैं। आप इतना पढ़ लेंगे तो इतना तो है कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप वहाँ से स्टेटमेंट सेलेक्ट कर पाएंगे। ज़्यादा डीप में अगर आपको पढ़ना है तो वो आपका डाउनलोड सेक्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 केंद्र सरकार ने 20 जुलाई, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर देख लीजिएगा, 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया। यह अधिनियम पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बस इसको याद रखिएगा किसमें चेंज हुआ है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की अपेक्षा उपभोक्ताओं को अधिक शक्ति प्रदान करता है। तो पहला जो था हमारा 1986 का एक्ट था, अब उसको ही संशोधित करते हुए ये एक्ट 2019-2020 में लागू किया गया। फिर बात कर लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित जो विशेषता हैं। स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा वर्तमान में जिस टाइमिंग में हम कोरोना को फेस कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइमिंग में उपभोक्ताओं से रिलेटेड है। चाहे उसमें आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदे हैं तो उसमें धोखाधड़ी होने की बहुत सारी संभावना है। तो और साथ में इस टाइमिंग में जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हमें पता है कि कोरोना टाइमिंग में बहुत सारी चीज़ें जिनकी जो आपूर्ति है वो समय पर हो भी पा रही है, लेकिन कई लोग हैं जिनको ये नहीं मिल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए इस टाइमिंग में इसका पास किया जाना अपने आप में एक अच्छी पहल है। तो अब पहले इसके कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अब ऐसे स्थान से शिकायत दर्ज कर सकते हैं जहां वे निवास करते हैं या काम करते हैं। इसका मतलब आप अपने घर से भी कर सकते हैं और आप अपने ऑफिस से भी कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जिला आयोगों की मूल आर्थिक अधिकार क्षेत्र को पहले के 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है। इसका मतलब जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोग की स्थापना की बात करता है। उपभोक्ता संरक्षण आयोग जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो उनके कुछ अधिकार क्षेत्र थे कि वो इतने से इतने रिलेटेड तक जो मामले हैं वो उनके क्षेत्र में आएंगे। जैसे कि जिला आयोग है या जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग है, उसके मामले में पहले जो मामले थे वो 20 लाख तक के जो मामले होते थे वो आते थे। लेकिन इस जो संशोधन हुआ है या 2019 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, इसमें ये सीमा जो है वो 1 करोड़ कर दी गई है। इसका मतलब जिला स्तर पर जो आयोग मामले देख सकता है वो 1 करोड़ रुपए तक के मामले आएंगे। फिर वहीं राज्य आयोगों का जो आर्थिक अधिकार क्षेत्र था वो 1 करोड़ था पहले, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 10 करोड़। ये जो सीमा है इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, अदरवाइज क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो अधिकार क्षेत्र था वो कितना विस्तारित किया गया है। तो हमने जिला स्तर पर देखा 20 लाख से 1 करोड़, वहीं राज्य का हमने देखा 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। तथा राष्ट्रीय आयोग जो कि पहले 1 करोड़ की तुलना में 10 करोड़ से ऊपर की मामलों की सुनवाई, मतलब 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई करता था। 1 करोड़ से ऊपर, क्योंकि 1 करोड़ तक थी आपकी राज्य क्षेत्र में, तो 1 करोड़ से ऊपर के जो मामले होते थे उनको देखता था राष्ट्रीय आयोग। अब इसकी जो सीमा कर दी है वो 10 करोड़ से ऊपर के मामलों, क्योंकि 10 करोड़ तक राज्य के क्षेत्र में आ चुका है, तो अब 10 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई करेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग।
सुनवाई करेगा या इस तरह के मामले वहाँ पर देखे जाएंगे, या आप वहाँ इस तरह के जो आपको अगर आपके अधिकारों का या आपको इतना नुकसान हुआ है तो आप उस फोरम में जा सकते हैं। हालांकि इस अधिनियम में ई कॉमर्स से संबंधित प्रावधानों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रावधानों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता से संबंधित एक सेक्शन जोड़ा गया है, ठीक है। ई कॉमर्स के प्रावधानों को नहीं दिया गया है, अभी अधिसूचित नहीं किया गया है इस एक्ट में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेवा जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर जितने भी हैं, उनसे संबंधित एक सेक्शन जरूर जोड़ा गया है। साथ ही इसमें विपरीत पक्ष को राज्य आयोग के समक्ष अपील दायर करने से पहले जिला आयोग द्वारा आदेशित राशि का 50% जमा करना होता है। तो मतलब अभी जो चेंज हुआ है वो राज्य आयोग के स्तर पर अगर कोई मान लीजिए किसी को जिला आयोग में वो गया था और वहाँ से उसको उसका मैटर नहीं सॉर्ट आउट हुआ है या वो सहमत नहीं है, तो वहाँ पर जो भी विपरीत पक्ष होता है वो अपना राज्य स्तर के आयोग पर जाता है। तो अगर वो जिले से राज्य स्तर पर जाता है तो उसे जिला आयोग द्वारा आदेशित राशि का 50% एडवांस में जमा करना होता है। पहले इसकी जो राशि थी वो 25,000 थी। इसका मतलब अगर आपने जितना भी आपका नुकसान हुआ है, 20 लाख थी पहले, तो 20 लाख थी और उसमें आपको 25,000 एक राशि निश्चित कर दी गई थी कि आप जिला से जब उस पर जाओगे तो आपको एज अ सिक्योरिटी 25,000 रुपये जमा करने होंगे। लेकिन अब वर्तमान में जितने का आपका मैटर है उसका 50% आपको जमा करना होता है, ठीक है। तो 25,000 वाली सीमा हट गई। फिर राज्य आयोग में अपील दायर करने की सीमा अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई। अगर आप जिला स्तर पर संतुष्ट नहीं होते हैं या वहाँ पर आपका मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आप इस अवधि को इस अवधि को यहाँ 30 से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। आप जिले से अपनी अपील उठाकर राज्य स्तर के आयोग पर डाल सकते हैं। अब मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए पार्टियों को अनुमति दी जा सकती है। इसका मतलब पहले जो मीडिएटर्स थे या विवादों का जब निपटान किया जाता था तो उस निपटान में ध्यान रखा मतलब किसी भी तरह की थर्ड पार्टी को अनुमति नहीं होती थी, लेकिन इसमें अब पहले ही कोशिश की जाएगी कि मध्यस्थता के माध्यम से किसी अदर पार्टी के माध्यम से दोनों पक्ष के बीच में सुलह करा कर वो मैटर सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। जो आधार क्षेत्र है या सीमा क्षेत्र है उनका वो बढ़ा दिया गया है सब। फिर दूसरा वो इसमें उनको मध्यस्थता के लिए तीसरी पार्टी के लिए परमिशन मिल गई है। साथ ही साथ जो एक जमानत राशि या एक जमा राशि जिला आयोग से असंतुष्ट होने पर हम राज्य आयोग के लिए जब अपील करते थे तो उसमें हमारी एक निश्चित सीमा थी 25,000, लेकिन अब उसको 50% कर दिया गया है जितने भी राशि का आपका केस है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम इसके अलावा इससे संबंधित अन्य तथ्य। ये जो नया अधिनियम है, जो नया एक्ट आया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ये उपभोक्ता की परिभाषा को व्यापक बनाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि जो कंज्यूमर है उसकी जो डेफिनेशन है इसमें उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तथा ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बहुस्तरीय मल्टी स्टेजेज एवं टैली मार्केटिंग के लेन देन में लगे लोगों को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। तो चाहे वो ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है चाहे और टैली मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इस एक्ट में मान्यता दी गई है, उनको भी एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर देखा गया है। साथ ही साथ जो उपभोक्ता इस तरह की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उनके भी अधिकारों का संरक्षण इसमें किया गया है। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है हमने ई कॉमर्स को इसमें अधिसूचित नहीं किया है। साथ ही साथ जिससे कि जो ये मान्यता प्रदान की गई है तो उससे होगा क्या, तेजी से विकसित होने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके समय में कमज़ोर लोगों को सुरक्षा मिल सकेगी। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा अभी ई कॉमर्स को अधिसूचित नहीं किया गया तो उसके पीछे अभी मेन रीज़न ये है कि उस पर अच्छे से रिसर्च करके चीज़ों को समझकर उससे संबंधित लोगों के अधिकारों को अभी इसमें शामिल किया जाएगा। तो वो संशोधन के माध्यम से हम आगे होगा तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो अभी जो फिलहाल बात की गई है वो बात की गई है मेनली उपभोक्ताओं के संरक्षण के। इसमें मेनली जो है ऑफलाइन से रिलेटेड जो आपका सेवाएं दी जा रही हैं उन पर फोकस किया गया है। तो सिंपल सी बात है, हम टेक्नोलॉजी का जितना यूज़ कर रहे हैं तो उतना ही हम लोग चीज़ों में फंसते जा रहे हैं या
हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं, मतलब हम उनको समझ नहीं पाते। हम लोग जैसे अभी ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहे हैं, इसमें भी आप अच्छी तरह जानते हो कि आप मंगा लेते हो, लेकिन आप जो प्रोडक्ट मंगाते हो कई बार ऐसा होता है कि वो मैच नहीं हो रहा होता है, या कभी-कभी ऐसा होता है कि आप खोलते हो तो जो आपने ऑर्डर किया होता है वो कुछ और ही होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रयोग से अभी लोगों को अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में इस तरह के प्रावधान पर अभी रिसर्च की जा रही है, अभी उन्हें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। फिर इस अधिनियम में जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं, जो ऐड दिए जाते हैं, जैसे कि आपको बोला जाता है कि आप ये क्रीम यूज़ करेंगे तो गोरे हो जाएंगे, या बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, या आप ये ऑयल यूज़ करेंगे तो बहुत बाल आपके झड़ने बंद हो जाएंगे या लंबे हो जाएंगे। तो कुछ भ्रामक होते हैं जो कोई भी कंपनी उठाकर ऐड करा देती है, क्योंकि ऐड के लिए वो पैसा पे करते हैं, और उनका मीडिया के थ्रू या जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके थ्रू आपको प्रचार प्रसारित करके वो चीज़ें दिख जाती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो उसमें कहीं न कहीं आपके अधिकारों का या आपको लॉस होता है, तो वो एक तरह से आप उपभोक्ता हैं और वो आपके अधिकारों को कहीं न कहीं फ्रिंज कर रहा है या हनन कर रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही उत्पादों के सेलिब्रिटी समर्थन, आपको पता है किसी भी प्रोडक्ट के साथ किसी भी सेलिब्रिटी को अगर लगा दिया जाता है तो हम लोग उन चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन हम उसके पीछे की सच्चाई बहुत कम जानते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, उनको बिजनेस जनरेट करना होता है, लेकिन हमें अपना बेनिफिट देखना होता है। तो वहाँ पर हम कहीं न कहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास टाइम भी नहीं है और हम लोग शायद बहुत अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, या पश्चिम का आधुनिक जो अंधा अनुकरण है वो हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं। तो उसमें हमें शायद ये चीज़ें बहुत लॉस में हमें जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। हमारा कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ वो चीज़ देखते हैं जो सेलिब्रिटी से जुड़ी होती है, और उसी चीज़ को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो वो उसमें उससे भी सुरक्षा की बात की गई है। साथ ही साथ एपेक्स सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया है इसके लिए। तो ये एपेक्स सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, याद रखिएगा इसको। इसी तरह के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए और उत्पादों पर सेलिब्रिटी समर्थन, इसके लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं। कोई भी सेलिब्रिटी इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को, जब तक इसकी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, उसमें कुछ इस तरह का पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिलती, तो अगर कोई सेलिब्रिटी करता है तो उसका मुआवजा या उसका हर्जाना दोनों ही कंपनी और सेलिब्रिटी को देना होगा। तो इस तरह के अधिकार मतलब इस तरह के अधिकार दिए गए हैं इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में। साथ ही साथ ई-कॉमर्स आदि के बारे में कुछ प्रावधानों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो किसी उत्पाद विक्रेता को किसी उपभोक्ता तक विज्ञापन या सामान पहुंचाने के लिए तकनीक का प्रयोग करता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, एक प्रोडक्ट को आप किसी कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। ई कॉमर्स को इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता को इस तरह के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया, लेकिन ई कॉमर्स को एज ए ट्रेड यहाँ पर अभी डिफाइन नहीं किया गया है। साथ ही डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुएं सेवाओं की खरीद या बिक्री को ई कॉमर्स कहा गया है। ई कॉमर्स को यहाँ परिभाषित कर दिया गया है। ठीक है, चाहे वो डिजिटली हो या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित, उसमें डिजिटली आप कुछ भी चीज़ भेजते हैं या मंगाते हैं, या डिजिटली ही आप वो सारी चीज़ें करते हैं, चाहे उसमें डिजिटल प्रोडक्ट हैं या नॉन डिजिटल प्रोडक्ट हैं, लेकिन डिजिटल माध्यम का यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ किया गया है, तो वो सारी जितनी भी चीज़ें होंगी लेन देन से संबंधित, बिक्री से संबंधित, खरीद से संबंधित, वो सारी आपकी ई कॉमर्स में आएंगी। फिर बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट इसमें क्या है, ई कॉमर्स की मौजूदा परिभाषा को भारत के एफडीआई दिशा निर्देशों को अपनाया गया है। इसका मतलब ई कॉमर्स को जो परिभाषित किया गया है, जो वर्तमान में इसमें परिभाषा दी गई है, वो भारत के एफडीआई दिशा निर्देशों के अनुसार की गई है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये सारी आपकी रिलेटेड हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विशेषताएं जो हैं इसकी याद रखिएगा। जो चीज़ें शामिल की गई हैं उन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, और जो चीज़ें नहीं शामिल की गई हैं उस पर भी फोकस रखिएगा। क्वेश्चन दोनों ही तरीके से बनता है। ठीक है, तो आई होप इतना ही आपको क्लियर होगा।
बाकी इससे रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपके इसके जो PDF आपको बनाकर दी है वो अपने डाउनलोड सेक्शन से जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप डीप में वहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है और इतना ही है, तो इस पर आप अपनी खुद की अपडेशंस भी बनाए रखिएगा।